ये जो मौजूदा व्यवस्था है ये न्याय नहीं दे पा रही है आम आदमी को। इस पूरे लोकतंत्र में सिर्फ अब लोकतंत्र का नाम बचा है, या कहना चाहिए कि उसका ऊपर का छिलका बचा है। उसके अंदर का जो गूदा था, जो उसका रस था, जो जनता को पहुंचना था, वो सारा का सारा लूट लिया गया है। क्यों ना सरकार चुनने का तरीका बदल दिया जाए, सत्य बहुमत यानी सच्चा बहुमत। इसके लिए हमें जिस तरह का जागरूक नागरिक समाज चाहिए। क्या आप गठबंधन की राजनीति को भ्रष्ट राजनीति मानती हैं? तो हर पार्टी चाहती है कि अगर ये साथ आ जाएगा तो अपने अलावा अपने क्षेत्र की 10 सीटों को प्रभावित करेगा। वो सत्ता, वो बहुमत जिसमें पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, 100%। चुनाव को इतना आसान बनाइए कि शरीफ आदमी चुनाव लड़ सके, शरीफ आदमी और कम हैसियत का आदमी, आम आदमी चुनाव लड़ सके। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय शिबा जी हैं जो कि एक पत्रकार हैं और लेखक हैं और रिसर्च स्कॉलर है और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करती हैं। उनसे हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था पर बहुमत की। शिबा जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं राजनीतिक व्यवस्था पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सत्यदेव चौधरी जिन्होंने सत्य बहुमत पार्टी बनाई, उन्होंने एक विचार दिया और वो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में भी हैं और आप भी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की वोटर भी हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, ये जो मौजूदा व्यवस्था है ये न्याय नहीं दे पा रही है आम आदमी को, आम मतदाता को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस समय हम जब भी लोकतंत्र की बात करते हैं तो आम आदमी के हवाले से इस पूरे लोकतंत्र में सिर्फ अब लोकतंत्र का नाम बचा है, या कहना चाहिए कि उसका ऊपर का छिलका बचा है। उसके अंदर का जो गूदा था, जो उसका रस था, जो जनता को पहुंचना था, वो सारा का सारा लूट लिया गया है और हमारे हाथ में ये छिलका दे दिया गया है कि हम इससे ही संतुष्ट हो जाएं और हम समझें कि हमारे हाथ में कुछ है। सच्ची बात यह है कि किसी भी बड़े आदमी को, धनाढ्य आदमी को, किसी अंबानी और अडानी या टाटा को सरकार की क्या ज़रूरत है? वो तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं। उनको किसी भी मामले में अपनी ज़िंदगी के सरकारों की ज़रूरत नहीं है। सरकार की ज़रूरत होती है आम आदमी को। आम आदमी के लिए जो उसकी ज़िंदगी के बुनियादी सवाल हैं, उनके लिए उसको सरकार की ज़रूरत होती है। जो सफ़ में खड़ा हुआ, पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी आदमी है, जिसकी बात हम लोग मुहावरों में करते हैं, तो वो बात नहीं हो पा रही है। अच्छी बात यह है कि इस समय एक ये जागरूकता है कि हम लोग बुनियादी सवाल, हमें लगता था हमें लोकतंत्र मिल गया, अब ये मिल गया है तो ये बस अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम बुनियादी सवालों पे दोबारा चले गए हैं कि ये लोकतंत्र कैसा है, इसका मिजाज कैसा है, इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके प्रारूप है वो कैसा है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र राज्य जो है उसका नागरिक के साथ संबंध जो है वो कैसा है। इस समय राष्ट्र राज्य हमसे हमारे सारी स्वतंत्रताएँ ले करके, हमसे टैक्स मनी ले करके, इतनी बड़े, जिसको हम इतना बड़ा इमारत कहते हैं राष्ट्र राज्य की, सरकार की, उसको हमारे ही पैसे से चलाता है। बदले में हमें उससे क्या चाहिए? हमें बदले में उससे बुनियादी तौर पे जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत चाहिए। हमारी कोई जान ना ले ले, जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे बचे रहे और हमारी इज़्ज़त बची रहे। फिर उसके बाद में बुनियादी बात यह है कि प्रकृति ने हमें जिन भी टैलेंट्स के साथ, स्किल्स के साथ या जिन भी विशेषताओं के साथ हमें पैदा किया है, उनको उभारने में, निखारने में, मांझने में राष्ट्र राज्य हमारी मदद करे, हमें शिक्षा दे, स्किल दे, जिससे कि हम एक मनुष्य के साथ साथ हम एक रिसोर्स बन सकें। हम एक इंसान जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील हो, वो अपने लिए भी कुछ करे, अपने समाज और अपने देश के लिए भी कुछ करे। मानव का मानव संसाधन में तब्दील होना ये राष्ट्र राज्य का काम है। और इस सब चीज़ों में, जान माल की हिफाजत में, मानव संसाधन के बनाने में सरकार फेल हो गई है, राष्ट्र राज्य फेल हो गया है। लेकिन हमसे हमारा टैक्स तो लिया जा रहा है, हमसे हमारी स्वतंत्रताएं तो ली जा रही हैं। यानी कि आज हम इन सभी मुद्दों पर अगर राष्ट्र राज्य के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना चाहें तो वो जो वाटर कैनन हम पे चलेगी, जो टीयर गैस चलेगी, जो लाठी पड़ेगी, जो पुलिस हमें रोकेगी, जो बैरिकेड्स लगेंगे, वो सब हमारे पैसों से लगेंगे। और हमें जब कारावास में डाला जाएगा प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भी हमारे ही खर्चे से चल रही है।
ये सब कुछ हम दे तो रहे हैं, हम ये खर्चा तो उठा रहे हैं, हमें पलट के क्या मिल रहा है? ये बुनियादी सवाल है आज के नागरिक का, जिससे हमें पूछना चाहिए कि हमारा जो अनुबंध है इस राष्ट्र राज्य के साथ वो टूटने लगा है। एक इंसान के सर पे एक ताकतवर आदमी, एक सरकार से जुड़ा हुआ आदमी पेशाब कर रहा है। ये क्या हो रहा है? हम लोग कितना डिसबैलेंस में चले गए कि एक तरफ सत्ताधारी होने का एहसास यहाँ तक पहुँच गया है कि वो हाथ में सिगरेट ले करके नशे में धुत उस पर पेशाब कर रहा है, और एक तरफ सत्ताहीन होने की व्यवस्था ये है कि वो आदमी, वो बिल्कुल जिंदा सामान्य आदमी अपने आप को उस पेशाब की धार से बचाने की चेष्टा तक नहीं कर रहा है। उसको पता है कि ये हो जाने दो वरना हम बचेंगे नहीं। तो ये जो फ़र्क है, एक तरफ सत्ताहीनता का, विवशता का, और एक तरफ सत्तावान होने का और ऑल पावरफुल होने का, ये जो फ़र्क है, ये हमें इस पर अब सवाल करना पड़ेगा। और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमें ये बताता है या भ्रम देता है कि हमारे वोट से सरकार बनी है। आप कितनी भी सरकार वोट दे दीजिए, आप कितने भी विधायक ले आइए, और फिर उन विधायकों को एक मुश्त होल सोल खरीद लिया जाएगा। तो आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका आदमी खरीद लिया जाएगा, आपका प्रतिनिधि, और वो पैसे के लिए उधर चला जाएगा। तो कहाँ पर आप रोक लगाएंगे? तो भाई हम इस समय इस देश में लोकतंत्र के हवाले से बुनियादी सवालों से ही जूझ रहे हैं, ये सच है। शिवा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक सत्ता को रखने वाला है, सत्ता की हुंकार भरने वाला है, और एक सत्ता विहीन है। ऐसे में जो राजनीतिक व्यवस्था उसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बहुमत का खेल है, सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही है कि आप बहुमत को खरीद लेते हैं जो प्रभावशाली हैं या अपराधी के दम पर। क्यों ना सरकार चुनने का तरीका बदल दिया जाए, सत्य बहुमत यानी सच्चा बहुमत आया जाए। ये जो सवाल है कि बहुमत कैसे हम तय करेंगे कि किसको हम बहुमत कहेंगे, ये सवाल एकेडमिक्स में बहुत पुराना है। और मैं राजनीति शास्त्र विज्ञान की शोधार्थी हूँ, उस नाते मैं स्टूडेंट होने के नाते ये बात कहना चाहूँगी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको FTP हम लोग कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, उसके ऊपर बहुत सवाल हुए, उस पर बहुत शोध हुआ है। अभी तक किसी को कोई अल्टरनेट व्यवस्था जिसको हम इस तरह से नियमबद्ध कर सकें, जो फॉर्मूला बन जाए, जो हम एक नियम दे सकें, वो नहीं बन पाई है। तो उसके लिए बहुत सी जगह, सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी मुल्कों में भी कोशिश हो रही है। लेकिन जो छोटे राष्ट्र राज्य होते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, जहाँ साइज़ भी कम है, आबादी भी कम है, वहाँ कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। भारत जैसे विशाल राज्य में हम EVM का जो सवाल है, हम उस पर भी सिर्फ उसमें प्रणाली का फ़र्क है कि हम वापस बैलेट पे चले जाएं, हम वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपने देखा कि अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसने अपने यहाँ बैलेट सिस्टम को रखा है। हम उतने पर भी नहीं जा पा रहे हैं, सरकारें हमसे हमारी सुन नहीं रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें साथ में नहीं आ रही, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। तो ये हमारे पास बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है? अगर किसी के पास है या सत्य बहुमत के पास है, तो उस पर ज़्यादा व्यापक चर्चा हो, नागरिकों के बीच में चर्चा हो, जो सुधी नागरिक हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं और साथ में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठ कर के बात हो, तो ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें जिस तरह का जागरूक नागरिक समाज चाहिए, वो इस समय हमारा नागरिक समाज जितने क्षुद्र सवालों में घेर दिया गया है, उसको नफ़रत का एजेंडा दे दिया गया है, उसको हिंदू मुसलमान का एजेंडा दे दिया गया है। इस क्षुद्रता से हम ऊपर उठेंगे तब हम कोई बड़ी बात सोच सकेंगे। हमारी तंगदिली ही हमारे पाँव की बेड़ी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि ये जो तंग दिली है, लेकिन तंग दिली में अगर आपने देखा कि एक बुनियादी सवाल है कि वोटों का जो बहुमत है या जो सांसदों का बहुमत है, इसको भी हमें समझना होगा। क्योंकि सांसद विप के नाम पर विप है, वो तो एक तरह से गुलामी है, या वो दल बदल कानून आप देखें कि किस तरह से कर रहे हैं। तो ये कैसे बदलाव लाया जा सकता है? इस पे क्या बहुमत को या कुछ संविधान में हमें संशोधन करके कोई नई राजनीतिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए? हाँ, देखिए, जो हमारा नेता जिसको हम चुन रहे हैं, उसकी गुणवत्ता हमारे यहाँ से लगातार, अगर ऐसे लोग चुने जा रहे हैं जिनका चरित्र बृजभूषण शरण सिंह जैसा है और प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद उन पर एक शब्द बोल नहीं पा रहा है, तो फिर हम ये गुणवत्ता बदले कैसे? तो अब सवाल यही है कि
ये कैसे तय होगा कि कोई ब्रजभूषण शरण सिंह जीत के ना आए? ये तय कैसे होगा कि कोई अतीक अहमद जीत के ना आए? हमें ये जो बुनियादी सवाल है कि कहाँ से हम वो अच्छे चरित्र के और कल्याणकारी परोपकारी मानसिकता वाले और देश की जनता को एक समझने वाले लोग हम कहाँ से लाएं? तो जो हमारे बीच में जो नागरिक समाज है उसके बीच में किस तरह के नागरिकों का निर्माण हो रहा है, पहले उस क्वालिटी को भी ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान या जातिवाद या ऊंच नीच या अमीर गरीब इन्हीं आधारों पर सब कुछ तय हो रहा है, आप बताइए कि कौन सी पार्टी है जो किसी गरीब को टिकट दे करके रिस्क लेती है, चाहे उसकी मंशा जो भी हो, वो रिस्क लेती है क्या? कोई किसी गरीब को आज टिकट दिया जा सकता है? आज हर चुनाव जो पार्षद का चुनाव है वो करोड़ों में लड़ा जाता है। आप ये बताइए कि हमने ये व्यवस्था, जब तक इस देश में चुनाव महंगा रहेगा तब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता है। और राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले चुनाव को सस्ता कीजिए, जिससे आम शरीफ आदमी चुनाव लड़ सके, गरीब आदमी चुनाव लड़ सके। जिस जाके पाँव ना हुई बिवाई वो का जाने पीर पर आई, तो जिसके पीर है वही उस पीड़ा का निदान देगा। वो आदमी कहाँ से आएगा? वो गरीब कहाँ से आएगा? हमने तो देखा है कि जो गरीब समाज से आते हैं, चाहे वो पासवान समाज हो, चाहे वो मांझी समाज हो, वो भी आते हैं। मायावती को अब हमने देखा है, वो भी राजा बन जाते हैं। उनका आदर्श भी उनका मालिक ही होता है, जिससे वो प्रताड़ित होते हैं, वो खुद प्रताड़ित करने वाले का व्यवहार अपना लेते हैं। हम कहाँ से लाएं वो लोग? क्योंकि इस व्यवस्था में आसान चुनाव लड़ना नहीं है। जिस दिन हमारे पास शरीफ आदमी के लिए गुंजाइश होगी कि वो भी चुनाव लड़ सके, उस दिन हमारे पास ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह शरीफ लोग आएंगे। शिवा जी, एक सवाल आता है, जो गठबंधन की बात है, जैसा कहा कि आपने अतीक का जिक्र किया, आपने ब्रजभूषण शरण का किया, ये वो प्रभावशाली लोग हैं जो गठबंधन के अपने दल भी बदलते हैं और गठबंधन करते हैं। क्या आप गठबंधन की राजनीति को भ्रष्ट राजनीति मानती हैं? नहीं, गठबंधन की राजनीति अपने आप में भ्रष्ट नहीं है। गठबंधन, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने गठबंधन नहीं किया, उसको वो है जिसको हर पार्टी चाहती है कि अगर ये साथ आ जाएगा तो अपने अलावा अपने क्षेत्र की 10 सीटों को प्रभावित करेगा। अभी आपको पता है, जब इतनी बड़ी ये विवाद चल रहा था पहलवान लड़कियों का, तो निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, उसमें गोंडा से उसने बीजेपी के विरुद्ध अपना प्रत्याशी खड़ा किया और वो जीता है। उसने बीजेपी के टिकट से अपना आदमी नहीं खड़ा किया, उसका प्रभाव क्षेत्र है। तो गठबंधन क्या करेगा इसमें? वो तो हमने अगर इस तरह के गुंडे पनपने दिए, इस तरह के बाहुबली पनपने दिए, और उनको आप देखिए पूरा उत्तर प्रदेश कुछ बाहुबलियों के बीच में बटा हुआ, वहाँ उनकी सत्ता है। राजा कांडा हों, चाहे धीरेन्द्र हों, चाहे ये अतीक हों, चाहे अंसारी हों, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हों, इन्हीं लोगों में तो बटा हुआ है। तो आप ये बताइए कि अगर हम तो कहते हैं कि गठबंधन की राजनीति, अगर समुदायों का गठबंधन होता है, मान लीजिए मौर्यों का भी है, कुर्मियों का भी है, कुशवाहा का भी है, और किसी मुस्लिम समाज की भी किसी जाति का है, ये सब है, तो सबकी आकांक्षाओं को वहाँ पर जगह मिल जाएगी। गठबंधन की राजनीति अपने आप में बुरी नहीं है। और इस बार तो हमने देखा कि अभूतपूर्व जो मैंडेट मिला, उससे देश का तो कुछ कल्याण नहीं हुआ। देश के कल्याण के लिए कौन सा कदम उठाया गया? आप ये बताइए, कितने नए अस्पताल हैं जो चल रहे हैं? शिलान्यास की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पत्थर लगाने के का जो मौका, फीता काटने का, वो तो बहुत इन लोगों ने लिया है। लेकिन असल में कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितने कॉलेजेस, कितने हॉस्पिटल्स, ये सब का जो सवाल है वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अभूतपूर्व बहुमत मिले, एक पार्टी को बहुमत मिले, उससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो जनता के हक में काम करेगी। जनता के हक में काम करने के बजाय धनाढ़ वर्ग के हक में, अडानी अंबानी के हक में ये सरकारें लगातार काम कर रही हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, हमें उससे भी वही शिकायत थी। आज उस शिकायत की जो इंटेंसिटी है, जो डिग्री है, वो 100 गुना बढ़ गई है इस सरकार से। हमें लगा था कांग्रेस हटेगी, तो जिस कारणों से कांग्रेस हटी है उनका निदान होगा, उनका निदान नहीं हुआ, वो रोग बढ़ गया है। तो रोग बढ़ने की वजह से हम जानते हैं कि बहुमत की राजनीति फिर भी सही थी कि यूपीए के दौर में कम से कम नागरिकों को अधिकार तो मिले, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, वो सारे अधिकार जो मिले वो हमें गठबंधन की राजनीति से मिले। इस पूरे जो आपको मैंडेट मिला है,
बहुमत मिला है, इस महाबहुमत की सरकार ने आपको कौन सा नया अधिकार दिया है? आपके जो मिले हुए अधिकार थे, जो हमारा सूचना का अधिकार था, वो बिल्कुल डैमेज है। अब आप कोई सूचना नहीं पा सकते हैं। हमारे जो दूसरे अधिकार थे, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे रोजगार का हो, वो डैमेज्ड हैं। तो हमारे जो अधिकार थे वही छीने गए। बहुमत से तो हम आतंकित हैं। अब बहुमत की सरकार हमेशा नागरिकों के हक में काम करेगी, ये भ्रम तो कब का टूट गया। लेकिन आपने बहुत बड़ा सवाल किया, लेकिन हम जिस बहुमत की बात कर रहे हैं उसका जो मौजूदा बहुमत है उसका भ्रम टूट गया, तो तभी एक नए बहुमत, सत्य बहुमत की बात की जा रही है। वो क्या है वो ये सीधा है कि अब दो राजनीतिक दल हैं। एक राजनीतिक दल जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसको मान लीजिए 55 लाख वोट मिलते हैं और उसको 243 सदस्य मिलते हैं, और एक राजनीतिक दल जिसको सदस्य कम मिलते हैं, सदस्य ज़्यादा मिलते हैं, वोट कम मिलते हैं। तो ऐसे में किसकी सरकार आप चाहेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट जो है, तो आपको सबसे ज़रूरी बात यह है कि फिर आपको जीत का प्रतिशत ही बदलना पड़ेगा। आप कहिए कि हम जो सबको सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसको नहीं जिताएंगे, हम यह जीता हुआ मानेंगे। हम तो आप फिर ये कहिए कि एक ही पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा प्रतिशत हैं, मेरे हिसाब से अगर इसको अब आप देखेंगे तो बीजेपी को ही मिले हैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत। तो बीजेपी की सरकार तो हम देख ही रहे हैं कैसी है। आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं बुलडोज़र सरकार, आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ठोको सरकार, बुलडोज़र सरकार, आपने और भी जगहों पर जहाँ जहाँ है वहाँ आपने देखा ही है। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे आप जीत के आने वाला जो प्रतिनिधि है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सके, आप उस प्रतिशत जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें भी आप ये कैसे तय करेंगे कि कोई ब्रजभूषण शरण सिंह या कोई अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया जाएगा? वो वहाँ पर भी दिया जाएगा और वही सबसे ज़्यादा चुनाव मतपत्र उसके ही खुलेंगे नाम के, क्योंकि वो आतंकित कर सकता है। तो आप गुंडे को कैसे बाहर करेंगे इस व्यवस्था से, जिससे आप कह रहे हैं गुंडे को बाहर करने की, बेईमान को बाहर करने की, पैसे के बल पे आने वाले को बाहर करने की व्यवस्था क्या है आपके पास, वो बताइए। एक सवाल उसी में जो आपकी बात है, आपने कहा उसी में है कि 100% प्रतिनिधित्व पक्ष का और विपक्ष का। आज विपक्ष तो गौण है, उसकी तो बात सुनी नहीं जा रही। वो सत्ता, वो बहुमत जिसमें पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, 100%। आज जो 55%, 40% की जो एक लड़ाई है, अभी मैं कल मीना बाजार में था और मुझे कई मुस्लिम व्यापारियों ने कहा कि अगर एक काम हो जाए कि मुसलमान वोट देना ही छोड़ दें और हम देना भी नहीं चाहते, हमें अलग थलग करिए, फिर देखिए आप, फिर बनाइए एक अच्छा समाज, आप चलाइए फिर देश। ये जो डर है, ये जो अविश्वास है, ये बड़ा खतरनाक हो रहा है लोकतंत्र के। ये डर नहीं है, ये हताशा है। अगर कोई भी जन समूह, नागरिक समूह अगर ये कहता है कि हम नहीं वोट देंगे, हर इलेक्शन में 60-65% से ज़्यादा वोट नहीं आता है ना, हमें तो 30-35% वोट नहीं ही मिलता है। जो चुनाव में जो मुस्लिम प्रतिशत है वो कितना है? इस देश में टोटल मुस्लिम प्रतिशत जो है वो 12% से 15% के बीच में है। सीटों, अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रतिशत है। वो चुनाव में आए, वोट दे या ना दे, मेरा तो सवाल यही है कि आप अच्छा प्रत्याशी किस व्यवस्था से ला सकते हैं? वो तो प्रत्याशी तो अभी भी सरकारें पार्टियां तय करेंगी। पार्टी ने अगर अतीक अहमद को और ब्रजभूषण शरण सिंह को देने का ठान लिया है टिकट, और उनका प्रभाव क्षेत्र है, वो तो 90% तक अपने पक्ष में वोट डाल देगा। आप क्या करेंगे फिर? शरीफ आदमी उनसे नहीं लड़ सकता। मेरा यही है कि आप उस व्यक्ति की गुणवत्ता को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो सही हो। सत्य बहुमत का जो सवाल है वो तो प्रतिशत का सवाल जो है वो मेरे लिए वो बाद की स्टेज है। उससे पहले की स्टेज है कि आप चुनाव को इतना आसान बनाइए कि शरीफ आदमी चुनाव लड़ सके, शरीफ आदमी और कम हैसियत का आदमी, आम आदमी चुनाव लड़ सके। आप ये बताइए कि इसके लिए इसका इलाज क्या है? जब तक ये महंगे चुनाव हैं तब तक इस देश का राजनीतिक करप्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर का जो पूरा मामला चल रहा है, ये सब रोका नहीं जा सकता है। और हर पार्टी इसको जायज़ इसलिए ठहराएगी कि उसको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना, जैसे ही किसी को चुनाव लड़ना है उसको काला धन चाहिए, और काला धन जिसको चाहिए वो कंप्रोमाइज़ करेगा ही करेगा अपनी राजनीति में। आप हमें बताइए कि शरीफ आदमी चुनाव कैसे लड़े? मेरा सवाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया है कि जिस तरह से चुनाव महंगे होते जा रहे हैं उसमें आम आदमी को आगे लाने के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, और जो नई व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें उन लोगों को कैसे मौका मिलेगा कि वो भी चुनाव लड़ सकें। लेकिन इतना तय है कि आज राजनीतिक व्यवस्था बदलने का वक्त
आ गया है और इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए। ये जो मौजूदा व्यवस्था है ये न्याय नहीं दे पा रही है आम आदमी को। इस पूरे लोकतंत्र में सिर्फ अब लोकतंत्र का नाम बचा है, या कहना चाहिए कि उसका ऊपर का छिलका बचा है। उसके अंदर का जो गूदा था, जो उसका रस था, जो जनता को पहुंचना था, वो सारा का सारा लूट लिया गया है। क्यों ना सरकार चुनने का तरीका बदल दिया जाए, सत्य बहुमत यानी सच्चा बहुमत। इसके लिए हमें जिस तरह का जागरूक नागरिक समाज चाहिए। क्या आप गठबंधन की राजनीति को भ्रष्ट राजनीति मानती हैं? तो हर पार्टी चाहती है कि अगर ये साथ आ जाएगा तो अपने अलावा अपने क्षेत्र की 10 सीटों को प्रभावित करेगा। वो सत्ता, वो बहुमत जिसमें पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, 100%। चुनाव को इतना आसान बनाइए कि शरीफ आदमी चुनाव लड़ सके, शरीफ आदमी और कम हैसियत का आदमी, आम आदमी चुनाव लड़ सके।